तो स्टडी आर्ट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो जो हमारा पॉलिटी वाला सेगमेंट चल रहा है, जिसमें कि हमने संविधान सभा के बारे में पढ़ा, हमने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा और इससे संबंधित जो कोई क्वेश्चन बन सकता था उसको हमने भरी बातें वहाँ पे डिस्क्राइब किया। आइए आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जहाँ पर हम जानेंगे संविधान के स्रोत कहाँ से हैं, अर्थात जितने भी देशों का संविधान बनाते वक्त हमने रेफरेंस लिया है और किस किस बातों को हमने यहाँ पे अंगीकार किया है, उसको आज हम देखने वाले हैं। तो लेट्स नो, स्टे ट्यून्ड, स्टडी आर्ट। आइए हमारे साथ। सबसे पहले अगर हम भारतीय संविधान की विदेशी स्रोतों का बात करें तो यूएसए का बात आता है। चूंकि यूएसए का इसीलिए बात आता है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान किसके पास बना हुआ था? यूएसए के पास बना था, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास दुनिया का पहला लिखित संविधान था। तो हमने यहाँ से प्रस्तावना को एडॉप्ट करने का काम किया है। हमने बताया था कल जब हमने प्रस्तावना पढ़ा रहा था कि यहाँ पे प्रस्तावना को इसी से हमने नकल करने का काम किया है। तो देख लेते हैं कई सारे बात। सबसे पहले प्रस्तावना को हमने लिया है, उसके बाद फंडामेंटल राइट्स, जिसको कि हम मौलिक अधिकार कहते हैं। कुल मिला के अभी 6 मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में एग्जिस्ट करता है। इससे पहले 7 था। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से। तो यह बात पूछता है। जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में और भी डिटेल जानकारी इकट्ठा करेंगे। तो सबसे पहले हम बता दूं कि यहाँ पे 6 मौलिक अधिकार का बात अभी है, यानी कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके अलावा है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के अधिकार के साथ ही धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक के बीच में जिक्र किया हुआ है। तो अभी कुल मिला के 6 मौलिक अधिकार है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति का पद जो है वह यहीं से हम लिए हैं। महाअभियोग की प्रक्रिया, यानी कि हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाअभियोग लगाते हैं और यहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ जो इंडिया होता है उस पे भी हटाने की जो प्रोसेस होता है उसको हम महाअभियोग ही कहते हैं। यहाँ पे विशेष बहुमत की आवश्यकता होते हैं, यानी 2/3 विशेष बहुमत से इसको हम हटा सकते हैं। ठीक, इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि संविधान से बढ़कर के कोई नहीं है। फिर विधि के समान संरक्षण, इसके अलावा एकीकृत न्यायपालिका, जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका के संविधान में न्यायपालिका को सबसे सर्वोच्च पे रखा गया है, यानी कि वहां पे सबसे छोटा लिखित संविधान है अमेरिका का, लेकिन उसका काम बहुत ही तागड़ा होता है। ब्रिटेन के संसद वहां पे सबसे ज्यादा सुप्रीमेसी के रूप में काम करता है। वहां पे न्यायपालिका भी ये संसद के आगे कुछ भी नहीं है। तो 2 बात आपने याद रखना है। वेरी फर्स्ट कि अगर ब्रिटेन का संसद का बात कर लिया जाए और अमेरिका का न्यायपालिका का बात कर लिया जाए तो इसके संबंध में जो हमारे पॉलिटिकल विशेषज्ञ हैं उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि केवल पुरुष को मर्द और मर्द को औरत नहीं बना सकता है, बाकी सारी के सारे काम ब्रिटेन के संसद और अमेरिका का न्यायपालिका कर सकता है। तो यह इस पे कटाक्ष है, जिसको हम लक्षणा बोली में बात करते हैं। तो यह इस पे किया गया एक कह सकते हैं कि आइनिक वर्ड है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें न्यायपालिका की सर्वोच्चता तो हमने बताया। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति का निर्वाचन डायरेक्ट इलेक्शन ना होकर के इनडायरेक्ट रूप में होता है और सामानिक ये जो प्रतिनिधि अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर, समान अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर जब हम उसको सिलेक्शन करते हैं तो यहाँ पे यहीं से हमने इसको एडॉप्ट किया है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, जो कि भारत में आज तक कभी भी नहीं लगा है, तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत इसको हम कंसीडर करते हैं। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये 1970-80 के दशक के बीच का कालखंड है। यहाँ पे सबसे पहले भारत में जो है वो लाने का काम किया था, जिसका नाम था आपका क्या नाम है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। यह लाए थे आपका एक पीएन भगवती।
समझ गए। तो इस पीएन भगवती को याद रखिएगा, और भी कई सारे लोग थे, उसके साथ 4 लोग और भी थे, ठीक ना। तो जब हम पढ़ेंगे तो इन डिटेल जानेंगे, पीएन भगवती के साथ साथ और भी लोग थे। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यह भी जो है यह भारतीय संविधान में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि जिसको कि हम संयुक्त राज्य अमेरिका कहते हैं, वहां से हमने इसे अडॉप्ट किया है। तो यह था हमारा भारतीय जो संविधान में अमेरिका से लिया गया कई सारे जो है हमने क्लॉज को देखा। फिर है ब्रिटेन। ब्रिटेन से हमने राष्ट्रपति के पद को लिया है। जैसे संविधान पढ़िएगा तो उसमें आर्टिकल 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद का जिक्र किया गया है, और राष्ट्रपति पद हमारे संवैधानिक व्यवस्था में सर्वोच्च पद माना जाता है। यानी कि हमारा भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का बात किया गया है, यानी कि यहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट होंगे वह सेलेक्टेड नहीं होकर के इलेक्टेड होंगे। कहने का मतलब है यहाँ पे बेटा का राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बल्कि राजा वह बनेगा जिसमें योग्यता होगा, जिसमें काबिलियत होंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है वह चुनाव के माध्यम से संपन्न होता है, और हेड ऑफ द स्टेट का यहाँ पे इलेक्शन होता है। यह अलग बात है कि यह इलेक्शन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक, आगे चलते हैं। संसदीय प्रणाली, हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कई दलों का यहाँ पे काम करता है। जैसे कई स्टेट हैं वहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम होता है, चाइना में सिंगल पार्टी सिस्टम है, लेकिन हमारे इंडिया में है मल्टी पार्टी सिस्टम। यहाँ पे क्या करता है, एग्जिस्ट होता है, और संसदीय प्रणाली को हम यहाँ पे सुचारू रूप से संचालित करने का काम करते हैं। एकल नागरिकता का बात करें तो यहाँ पे केंद्र और राज्य स्तर पे द्विनागरिकता का बात नहीं होता है। जैसे कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन को आप देखिएगा तो स्टेट के लिए अलग नागरिकता और केंद्र के लिए अलग होता है, लेकिन हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है। फिर है संसद की सर्वोच्चता, वही बात है। विधि का शासन, यानी कि कानून निर्माण प्रक्रिया जो होगा वह विधि के माध्यम से होगा, और विधि से ऊपर कोई नहीं होगा। फिर परमाधिकार या परमादेश जिसको बोलते हैं। फिर एक समान एवं न्याय व्यवस्था का बात करता है, तो एकीकृत न्याय व्यवस्था का बात करता है। कहने का मतलब है हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे हेड है, उसके नीचा में हाई कोर्ट है, और फिर हमारा डिस्ट्रिक्ट न्यायालय जो है वह काम करता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो किसी भी डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकता है। इसी को कहा जाता है सर्वोच्च न्याय की व्यवस्था, और यानी कि एक समान कानून की बात करता है और न्याय व्यवस्था का बात करता है। आइए, अगला है हमारा ऑस्ट्रेलिया की संविधान। तो जब हम प्रस्तावना आपको पढ़ा रहे थे तो प्रस्तावना का भाषा का हमने बात किया था, यह कहाँ से प्रेरित है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से प्रेरित है। यानी कि यहाँ भी जिस प्रकार से हमारे यहाँ प्रस्तावना है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान में भी उसी प्रकार की भाषा का करीब करीब वहाँ भी यूज किया गया है। फिर हम यहाँ पे बात करें समवर्ती सूची का, तो कुल मिला के 7वां शेड्यूल जो है वहाँ पे 3 सूची का बात किया गया है। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। याद रखिएगा, यह जो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 था, उस 35 के अंतर्गत हम देखते हैं कि संघ और राज्य सूची का बात किया गया था, और अवशिष्ट शक्तियां जो है वह गवर्नर जनरल के अंतर्गत होती थी। बात याद रखिएगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। यूपीएससी, बीपीएससी जितने भी बड़े बड़े एग्जाम है सब में इस बात का जिक्र किया गया है। यूपीएससी का ये फेवरेट टॉपिक होता है। तो ये संघ सूची, राष्ट्र सूची, यह तो जानते हैं, लेकिन अवशिष्ट शक्तियां जो होता है वह किसमें एग्जिस्ट करता है, गवर्नर जनरल में एग्जिस्ट करता है। लेकिन यहाँ पे हमारे संविधान निर्माता ने संघ सूची, राष्ट्र सूची के अलावा एक समवर्ती सूची का जिक्र किया है। और याद रखिएगा, जब कभी भी कानून में टकराहट की स्थिति आती है तो समवर्ती सूची वाला जो नियम होता है वह ज्यादा डोमिनेंट कर जाता है कंपेरेबल टू आपका राज्य सूची का जो है स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट होता है उसकी तुलना में। अगला है हमारा संयुक्त अधिवेशन। जैसे हमारे संविधान में आर्टिकल 108 है, इसके अंतर्गत संयुक्त अधिवेशन का बात किया गया है। यानी कि हम कहें तो यहाँ पे जो है लोकसभा, राज्यसभा, और यहाँ पे इसकी जो अध्यक्षता है वह कौन करते हैं, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता संसद के जो अध्यक्ष होते हैं वह क्या करते हैं। फिर केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, यह कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलियाई संविधान से यह लिया गया है। फिर आगे हम आयरलैंड का बात करें तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि आयरलैंड में सबसे पहले जो है वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस के माध्यम से राज्य को यहाँ पे देने का काम किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। यानी कि वहाँ पे क्या था, तो एक सबसे पहले हम देखें कि स्वतंत्रता के लिए आज़ादी की बिगुल कहाँ फूटा गया था, आयरलैंड में ही। और आयरिश महिला जो है वह एनी बेसेंट वहीं की थी ना।
तो एनी बेसेंट हम जानते हैं कि भारतीय संविधान में एक स्तंभ के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो वह क्या है, स्तंभ के रूप में काम करती है। और वहाँ भी यह इस प्रकार का चीज़ हमको देखने को मिलता है आज़ादी के दरमियान। इसके अलावा राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल कहाँ से हमने लिया है, आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का जो मनोनयन करते हैं, जैसे कला संस्कृति हो गया, अब खेल को भी यहाँ पे जोर दिया गया है। तो इन सबों मिला करके कुल 12 सदस्यों का जो हम मनोनयन करते हैं, यह कहाँ के संविधान से प्रेरित है, आयरलैंड के संविधान से। फिर डायरेक्ट डीपीएसपी, जिसको कि राज्य के निदेशक तत्व कहते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी। क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, जिसे डीपीएसपी कहा जाता है। यह कहाँ से प्रेरित है, तो यह आयरलैंड के संविधान से ही प्रेरित है। आगे हम और बात करें तो जैसे कि आपका है कनाडा। यह जो कनाडा है, हम जानते हैं कि कनाडा कहाँ एग्जिस्ट करता है, तो कनाडा जो है आपका अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वहाँ पे यह एग्जिस्ट करता है। तो यहीं से हमने लिया है संघीय शासन प्रणाली। जब हम संघीय शासन प्रणाली की बात करते हैं तो यहाँ पे केंद्र और राज्य दोनों की भागीदारी सुनिश्चित होता है, उसी को हम बोलते हैं संघीय शासन प्रणाली। फिर अवशिष्ट सूची हमने यहीं से लेने का काम किया है, और राज्यपाल का पद यहीं से हमने लिया है। तो राज्यपाल क्या होता है बाबू, जिस प्रकार से केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं उसी प्रकार से हमारे राज्य में राज्यपाल का पद होता है। और याद रखिएगा, हमारे यहाँ राज्यपाल के लिए निर्वाचन की व्यवस्था नहीं होती है। यही कारण है कि कई बार केंद्र के एजेंट के रूप में राज्यपाल के बारे में हमने बात करने का काम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं है, केंद्र का एजेंट नहीं है, याद रखिएगा। यह भी बहुत ही गरिमामयी पोस्ट होता है। और राज्यपाल, ये अलग बात है कि केंद्र के द्वारा नियुक्त किया जाता है, और केंद्र का एक कह सकते हैं कि वह जो है प्रतिनिधि के रूप में वह अपने राज्य में अस्तित्व बनाए रखता है। ठीक, तो राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया है, कनाडा के संविधान से लिया गया है। आगे हम बात करें फ्रांस का, तो फ्रांस सबसे पहले हम जानते हैं कि आपका जो फ्रांस की क्रांति हुआ है 1789 से लेके 1799 के बीच में, और वहीं पे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा, इन सबों का जो बात किया गया है तो यह यहीं से प्रेरित है। अर्थात हम देखें तो समानता, स्वतंत्रता, और भी जोड़ दीजिए, जितना भी बढ़िया बढ़िया चीज जोड़ सकते हैं वो एड ऑन कीजिए। तो यह फ्रांस की क्रांति 1789 से लेके 1799 के बीच में जो हुई थी, और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, जो भी चीज जोड़ना है वह जोड़ दीजिए। इसके अलावा प्रस्तावना में स्वतंत्रता वही बात हुआ, और गणतंत्रात्मक व्यवस्था ये कई जगह मैच करता है, वहां से भी हमने इसको अडॉप्ट करने का काम किया है। आइए आगे हम देखते हैं रसिया, जिसे कि यूएसएसआर बोला जाता है, और यहाँ से हमने मूल कर्तव्य का लिया है। हमारे यहाँ जो स्वर्ण सिंह समिति था, ठीक ना, और स्वर्ण सिंह समिति के आधार पे 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से यहाँ पे हम इसमें ऐड करने का काम किया है। और इस प्रकार देखें तो मूल कर्तव्य की संख्या हमारे यहाँ कितना है, 10 है। जैसे मूल कर्तव्य का बात करें तो संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं और इन सब के बारे में हमको क्या करता है, संरक्षण करने का बात करता है, संवर्धित करने का बात करता है। 11 है, एक बढ़ गया है, 86वां संविधान संशोधन 2002 के माध्यम से एक और ऐड किया गया है। तो हमारे यहाँ मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है, 11 है। कितनी है, 11 है। इसके अलावा प्रस्तावना का न्यायिक वाक्य जो है हमने यहीं से लिया है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना जो हम लेते हैं, जैसे जितना भी सरकार का लॉलीपॉप पॉलिसी हम देखते हैं कि जैसे मतलब वो बहुत ज़्यादा योजना लाता है, और कई बार हम देखते हैं इसी को हम फ्रीबीज संस्कृति कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, एक नया टेक्नोलॉजी टर्म आया है, फ्रीबीज संस्कृति। यह फ्रीबीज संस्कृति क्या होता है, ऐसा संस्कृति जो कि राजनीतिक दल अपने लाभ के लिए लोगों को नई नई योजना, लोक लुभावन योजनाओं को लाने का काम करता है, उसी को हम कहते हैं फ्रीबीज कल्चर। क्या कहते हैं, फ्रीबीज कल्चर कहते हैं। तो यहाँ पे आर्थिक एवं सामाजिक योजनाएं ये कहाँ से प्रेरित है, यूएसएसआर से प्रेरित है। अब जो है यूएसएसआर वाला कंसेप्ट होता नहीं है, अब सीधा रसिया कहते हैं। ये बहुत बड़े भूमंडल पे करता था, और ये जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो इसके कई सारे कंट्री टूट गए। जैसे अब उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान हो गया, कजाकिस्तान हो गया, तुर्कमेनिस्तान हो गया। दीज आर द पार्ट ऑफ किसका,
ये सभी इसी के पार्ट थे। रसिया की अभी यूक्रेन वार जो चल रहा है ये इसी से अलग होने का बात कर रहा है, यानी कि अपनी पॉलिसी हम पे न थोपे, उसी के लिए यूक्रेन वार चल रहा है। ठीक, तो हम देखते हैं कि रसिया के संविधान से इन सभी बातों को हमने अडॉप्ट करने का काम किया है। फिर है दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पे संविधान संशोधन का हमने बात किया है, तो 368 आर्टिकल के तहत संविधान का संशोधन किया जाता है। फिर राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, तो हमारे यहाँ राज्यसभा और लोकसभा दोनों एग्जिस्ट करता है। राज्यसभा को बूढ़ों का सदस्य कहते हैं, ठीक ना, यानी कि यह उच्च सदन होता है जिस वर्षा इंग्लैंड में हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है। क्या होता है बाबू? हाउस ऑफ लॉर्ड्स। लॉर्ड्स का मतलब होता है जमींदार। तो वहां पे जमींदारों का जो समूह है उसमें 100 सदस्य होते हैं। उसी प्रकार से हमारे यहाँ राज्यसभा का कंसेप्ट होता है, यानी कि बूढ़े बुजुर्गों का यह सदस्य है, मतलब एक कह सकते हैं कि सदन है, बूढ़े बुजुर्गों का यह सदन है, और जिसमें यहाँ पे जो है राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के भी प्रतिनिधि होते हैं, और इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा मिलकर हमारे संसद का निर्माण होता है। तो जब हम बाबू संसद कहते हैं तो यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति भी क्या होते हैं उसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। जर्मनी का बात करें तो आपातकाल का बात किया गया है, तो हमारे यहाँ आपातकाल का संबंध किससे है? तो आपातकालीन संबंध आर्टिकल 3 है, 352, 356 और 360। तो यह कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से। जापान का बात करें तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हम यहाँ से लेने का काम किए हैं। तो यह था हमारा आज का जो है संविधान के जो स्रोत हैं उसके बारे में हमने आज जिक्र किया है। कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।